हेलो गाइस, वेलकम टू एडवीपन्स। दोस्तों की जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत का सामान्य परिचय पढ़ने से पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ लेंगे ताकि मुझे और आप सबको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने इस बोर्ड पे जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझाने के लिए दो पिक्चर का सहारा लिया है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल दोस्तों एक भूगोलता थे, उनका नाम था टॉलमी। यह एक मिस्र के भूगोलता हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है विश्व के मानचित्र बनाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया था। लेकिन इनके अलावा एक और भूगोलता है, इनका नाम है, यह है यूनानी खगोल शास्त्री हैं। यूनान समझते हैं आप लोग, ग्रीस को बोलते हैं। यह यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक है। हिपार्कस महोदय, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है ग्लोब पर किसी खास स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए, अर्थात यदि मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे कहीं किसी स्थान को चिन्हित करने के लिए सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया था। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग हाल के दिनों में अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाते हैं, तो अपने घर के आसपास कोई आप फेमस लैंडमार्क देते हैं, जैसे कि नियर एसबीआई एटीएम, नियर समथिंग, नियर फलना कॉफी, ठीक है, शॉप। तो उसी प्रकार से कोई खास स्थान जो उस स्थान में फेमस हो, वहां पे आपको सामान जल्दी पहुंच सके, इसलिए जो है आप लोग क्या करते हैं, उस लोकेशन में देते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई अगर रेगिस्तान है, चारों तरफ बालू ही बालू है, वहां पे कोई शॉप वगैरह नहीं है, कोई कुछ लैंडमार्क नहीं है, वहां पे यदि आप किसी चीज को मंगवाना हो या किसी चीज को लोकेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार पूरी पृथ्वी पर कहीं भी किसी स्थान को लोकेट करने के लिए जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम ये जान गए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कि आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड नहीं, पूरे पृथ्वी पे जो है कहीं भी आप हों और आपकी स्थिति का पता लगाना हो, तो अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा के माध्यम से हम आपकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इस फिगर को। गाइज, इस फिगर में देखिए आप सब जो है, मैंने क्या किया है कि सबसे पहले ग्लोब लिया है। इस ग्लोब पे क्या, ये है नॉर्थ है 90 डिग्री और ये है साउथ 90 डिग्री, ओके। देखिए बीच की जो रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा के जो ऊपर है नॉर्थ में उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो भूमध्य रेखा के नीचे है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ओके दोस्तों। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है उसको बोलते हैं मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। इस प्रकार मैंने ये चीज देख लिया पहले कि क्या किसको बोलते हैं। अब जानते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है। दोस्तों अक्षांश रेखा जो होती है ये काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा होती है जो भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा मतलब जो बीच का जो रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा के समानांतर जो उत्तरी गोलार्ध में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती है, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। देखिए इतना तो पता होगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये जो है वेस्ट है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर का मतलब होता है कि उसके समान, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, तो इसके समान जो ऊपर की रेखा आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये है वेस्ट ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जो रेखाएं खींची गई है इतनी सारी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाने वाली रेखाएं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि भूमध्य रेखा के जो उत्तर है यानी जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें कुल 89 रेखाएं खींची जाती है, और उसी प्रकार भूमध्य रेखा की जो दक्षिण भाग है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें भी कुल 89 रेखाएं खींची जाती है। आप लोग बोलते होंगे कि 90 क्यों नहीं, हमने तो पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में जो 90 रेखाएं खींची जाती है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं रेखा के रूप में नहीं गिनूंगा, यह एक वृत्त के रूप में गिन सकते हैं। यदि हम बात करते हैं अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश वृत्तों की संख्या जो है 90 + 90 + 1 भूमध्य रेखा, तो हम बोल सकते हैं 181।
लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ रेखाओं के बारे में, तो अक्षांश रेखा की जो संख्या होती है उत्तरी गोलार्ध में 89 प्लस दक्षिणी गोलार्ध में 89 प्लस एक जो विषुवत रेखा है इसको काउंट करेंगे और कुल जो हो जाएगा 179। यह क्या है? यह आपका हो जाएगा अक्षांश रेखा। ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखा, उसी पर अक्षांश यदि हम वृत्त की बात करते हैं कि अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो ऊपर की जो गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध इसमें 90 प्लस दक्षिण गोलार्ध में कितनी हो जाएगी 90 प्लस 1 विषुवत वाला विषुवत वृत्त। इस प्रकार जो टोटल कितने जगह 181। देखिए यहाँ पे होता है कंफ्यूजन अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्त में। याद रखिएगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है वह होती है 179 और उसी प्रकार जो है अक्षांश वृत्त की कुल संख्या होती है वह होती है 181। आई थिंक आप लोग को अक्षांश रेखा समझ में आ गई होगी। अब आते हैं देशांतर रेखा की तरफ। देशांतर रेखा क्या होती है? देखिए ये तो पता ही क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, ठीक है। और ये काल्पनिक रेखा है दोस्तों। काल्पनिक मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कल्पना किया गया है, ये वास्तव में पृथ्वी पर खींचा नहीं गया है, बस कल्पना किया गया है कि यह अक्षांश रेखा, यह देशांतर रेखा इस स्थान से गुजर रही है। हालांकि यह पृथ्वी पर ऐसे खींचा नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ एज्यूम किया गया है, काल्पनिक किया गया है कि जो है पृथ्वी की इस अक्षांश पे, इस स्थान पे यह अक्षांश रेखा गुजरती है, यह देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है। तो देशांतर रेखा क्या होती है? जिस प्रकार हमने बताया कि अक्षांश रेखा क्या होती है, उसी प्रकार देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा को पार करती हुई, ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव, सॉरी यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। याद रखिएगा यह है दक्षिणी ध्रुव और यह है उत्तरी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। तो देशांतर रेखा क्या होती है कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और भूमध्य रेखा को काटती हुई उस काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? तो उस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। देखिए आप लोग चिंतित मत होइए, मैं जितने ही फैक्ट बोल रहा हूं उन सारी चीजों को मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हो, ठीक है। तो आपने देखा कि भूमध्य रेखा को पार करती हुई उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और यह जो बीचों बीच जो खींची गई है रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन को प्रधान मध्याह्न रेखा। याद रखिएगा दोस्तों, ये हो गई आपको अक्षांश रेखा के बारे में जानकारी और हो गई देशांतर रेखा के बारे में जानकारी। लेकिन कुछ फैक्ट है जो आपको परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि यह जो दो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इन दो अक्षांश रेखाएं हैं, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है, यह कितनी होती है? दोस्तों याद रखिएगा दो देशांतर रेखाओं की बीच अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है यह होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर। उसी प्रकार दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है यह होती है 111.33 किलोमीटर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अब आइए जरा मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। तो यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि इसको दर्शाते कैसे हैं? दोस्तों अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा को हम लोग डिग्री, अंश और मिनट में दर्शाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि 20 डिग्री 13 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। आपने ऐसा लिखा हुआ या फिर कोई और भी किसी प्रकार से देखते होंगे
ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिग्री, जो पॉइंट दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं डिग्री। और कोई अंक के ऊपर यदि ऐसे लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं मिनट, और डबल करने पे क्या होता है इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 20 डिग्री 13 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। फिर लिखिए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या बोला मैंने कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का हो गया। मैंने क्या बोला, उसी प्रकार आप लोग आगे लिखिएगा कि भूमध्य रेखा के जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर का, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और जो नीचे का पोर्शन है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, आगे लिखिएगा, अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होती है। मैं फिर से बोलता हूं, अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होती है। इस प्रकार पूरे विषुवत रेखा को मिलाकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, 179 होती है। ठीक है दोस्तों, और लिखिएगा किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर की होती है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में, जो मैंने समझा उसी को लिख लेने का प्रयास करेंगे शब्दों में। ठीक है, लिखिएगा, वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा को पार करती हुई उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है देशांतर रेखाएं कहलाती है। मैंने क्या बोला कि वह काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक मतलब कि यह एज्यूम किया गया है, वास्तव में पृथ्वी पर खींचा नहीं गया है। तो लिखिएगा, वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा को पार करती हुई उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखिएगा, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस रेखा को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है दोस्तों, और यह जो रेखा है ना, इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ऐसा इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि यह जो रेखा है लंदन के शहर ग्रीनविच से गुजरता है। ठीक है, यह जो रेखा है वो लंदन के शहर ग्रीनविच से गुजरता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और यहीं से क्या होता है कि समय की गणना होती है। इस रेखा की इधर जो वो होता है यह होता है पूर्व होता है, और इस साइड जो होता है यह होता है वेस्ट यानी पश्चिम होता है, और इस साइड क्या होता है? पूर्व होता है। तो हम लिख लेंगे आगे, ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर बढ़ने पर, लिखेंगे ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। मैंने क्या बोला दोस्तों कि ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर बढ़ने पर, यह क्या है?
यह दोनों तरफ क्या है 0 डिग्री। ठीक है, ध्रुव से हम क्या बढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यदि हम बढ़ रहे हैं आगे 0 डिग्री की ओर, तो क्या होता है, यह जो 0 डिग्री है अर्थात जो यह भूमध्य रेखा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ध्रुव से, तो यह दूरी जो है क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, पहले क्या थी, पहले कम थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया 0 डिग्री के समीप, तो यह दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको मैं लिखने का प्रयास किया हूँ, लिख लीजिए कि ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है, यह हो गया दोस्तों अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब हम आगे पढ़ेंगे देशांतर समय संबंध, हम किस प्रकार से समय की गणना करते हैं। ठीक है, उन तमाम चीजों को मैं आगे देखने वाला हूं। तो अब हम देखते हैं कि देशांतर समय संबंध कैसे गणना करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के जो घूर्णन होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। पृथ्वी के घूर्णन को परिक्रमण बोलते हैं। और पता होगा आप लोग को कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है, 1 डिग्री में जो होती है 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है जो देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, ऐसे होती हैं, सॉरी, ठीक है, जो देशांतर रेखाएं होते हैं, ठीक है, तो ये जो एक देशांतर है यहां से यहां तक, इन देशांतरों के लिए हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये जो एक देशांतर है इनमें जो है जाने में कितना समय लगेगा 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूं और यह जो है 50 डिग्री देशांतर है और मुझे जाना है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, हमको जाना है यहाँ पे जाना है और यह जो है आपको, यह है 80 डिग्री देशांतर, यानी 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे से यहाँ आने में मुझे कितना समय अधिक लगेगा, या फिर जो व्यक्ति यहाँ पे है और जो व्यक्ति यहाँ पे है इनके बीच समय का कितना अंतर है, इसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे देख लीजिए, इसको बोलते हैं देशांतर समय संबंध। पृथ्वी के घूर्णन को बोलते हैं परिक्रमण। 24 घंटे में जो है पृथ्वी जो है 360 डिग्री परिक्रमण करती है, आप सभी को पता होगा। तो उस प्रकार यदि हम 1 घंटे की बात करेंगे कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना परिक्रमण करेगी, तो करना कुछ नहीं है, 360 डिग्री को 24 से भाग दे देना है, तो मुझे निकलेगा कि 1 घंटे में जो है कितना हो रहा है, 15 डिग्री हो रहा है। और 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट भी लिख सकते हैं, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री। तो मुझे यदि 1 डिग्री निकालना हो कि 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री क्रॉस करने में जो है 60/15 करेंगे तो 15 चौका 60 यानी 4 मिनट। यानी मान लीजिए कि ग्लोब पे, ठीक है, ये जो ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब पे दोस्तों 1 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये है 90 डिग्री, ठीक है, यह है 91, यह है 92 डिग्री, 1 डिग्री का अंतर है। तो इस 1 डिग्री में जो दूरी होगी वह 4 मिनट का अंतर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है 90 डिग्री से 91 डिग्री घूर्णन करने में, परिक्रमण करने में 4 मिनट का समय लगाएगी। ऐसे मान लीजिए उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे 50 डिग्री से 80 डिग्री यानी 30 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री में 4 मिनट का ले रही है समय पृथ्वी, तो पृथ्वी 50 डिग्री से 80 डिग्री यानी 30 डिग्री कवर करने में कितना समय लेगी। तो करना कुछ नहीं है, 30 को गुना करना है 4 से, तो 4 3 12 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी पृथ्वी जो है 50 डिग्री से 80 डिग्री पर घूर्णन करने में जो है 2 घंटे का समय लेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको देशांतर समय संबंधी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो आपको समझना चाहिए था। मकर रेखा क्या होती है, जो आपको 23.5 डिग्री दक्षिण होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर होती है वह बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और जो बीचों बीच होती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा।
23.5 डिग्री को दक्षिण को बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। 0 डिग्री को बोलते हैं क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी जो फैक्ट थी जो हमें आगे काम आ सकती है जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप सभी को जो है एक छोटी मोटी जानकारी दे दूं, ताकि कभी भी जब मैं बात करूं आगे कि भारत देशांतरी विस्तार इतना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, ठीक है, भारत जो है किस रेखा पे किस के अंतर्गत आता है, तो आपको यह अनुमान लग जाए कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भारत के सामान्य परिचय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।